नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि एक कविता के रूप में यहाँ पर लिखी गई है और इसके जो कवित्री हैं वो जया जादवानी जी हैं। तो हमने इस पाठ को अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और लगभग काफी सारी चीजें इस पाठ से हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। तो जैसे कि आप इस पाठ का नाम देख रहे हैं, इस पाठ का नाम है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा, देखिए मैंने लास्ट सेशन में भी बताया कि क्या निराश हुआ जाए, थोड़ा सा रिलेट कर रही है चीजें। देखिए कि यह सबसे कठिन समय नहीं। अब देखिए उसमें कहा था कि क्या निराश हुआ जाए, तो उस टाइम पे बताया था कि जिस तरह से समाज में अच्छाइयाँ है जो, और समाज में एक तरह से लोगों का दूसरे लोगों पर विश्वास है, महिलाओं के प्रति जो लोगों का सम्मान है, वो कहा जा रहा था कि धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसके लिए बताया था कि हमें निराश नहीं होना है, क्या निराश हुआ जाए, ठीक है। तो उसमें हमें निराश न होने की बात बताई थी, यानी कि हर जगह हमें ये कहा जा रहा है कि हमें जीवन के लिए एक लक्ष्य दिया जा रहा है कि हमें जीवन को जीना है। हमें जीवन से में बहुत सारी जो हमारी नेगेटिविटीज है, बहुत सारी जो नकारात्मकता हमारे जीवन में है, उन सब चीजों से बाहर निकलकर हमें जीना सीखना है। तो देखिए बिल्कुल ये चैप्टर भी उसी पार्ट से रिलेट करता है थोड़ा सा कि यह सबसे कठिन समय नहीं। अब देखिए यहाँ पर वो सच्चाई बताई गई है, वो सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से अब जो है पहले जैसा कुछ नहीं रहा या पहले जैसी चीजें नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो आप निराश ना होएं, हताश ना होएं, आशाहीन ना बने, क्योंकि ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसके बाद भी अच्छा समय आ सकता है, इसके बाद और भी अच्छा समय आपका आ सकता है। तो देखिए जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई इस कविता में हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हमने इस कविता के उद्देश्यों को पढ़ा था कि जैसे मैंने कहा कि इसमें हमें आशावादी बनने का के बारे में बताया है, साहसी बनने का, परिश्रमी और नैतिक और चारित्रिक हमारे गुणों का विकास करने के लिए कहा गया है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है इस पाठ को पढ़ने के कुछ विशेष उद्देश्य है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इस पाठ से एक बोध प्रश्न, ठीक है, कि कठिन समय से आप क्या समझते हैं। तो लास्ट सेशन में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पाठ के बारे में, तो अब आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक यहाँ पर प्रश्न है बोध संबंधित, यानी कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कितनी सारी चीजें पता है इस संसार के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, और जो संसार की सच्चाइयां हैं, ईमानदारी है, उसके बारे में। तो पहला प्रश्न है, कठिन समय से आप क्या समझते हैं। कठिन समय किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर कहा ना कि यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कठिन समय से आप क्या समझते हैं, आखिर कहते किसे है कठिन समय। तो सबसे पहले तो ये आप लोग बताइए कि कठिन समय किसे कहते हैं। तो देखिए कठिन समय क्या होता है कि जब हम अपनी अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होते हैं, यानी कि हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है। यानी कि कई बार जो है जब हमें एक तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम ऐसी अवस्था में हो जाते हैं कि वो हमारे बिल्कुल विपरीत होती है, तो वही है कठिन समय। यानी कि देखिए स्वस्थ रहना सभी को पसंद है कि स्वस्थ रहे इंसान, खाता पीता रहे, हंसता खेलता रहे, चलता रहे। लेकिन अचानक जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत खराब हो जाती है, हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, हम अच्छे से खा पी नहीं सकते, हम एक तरह से अच्छे से चल फिर नहीं सकते, और हमारे बहुत सारे काम जो है अटक जाते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन का कठिन समय है। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी अनचाही जो है परेशानियां आ जाती हैं,
तो वो हमारे जीवन का कठिन समय होता है। यानी कि जब समय जो है हमारे अनुकूल ना हो, हमारे हिसाब से ना चल रहा हो। वैसे तो समय कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं ये हमारे उठने का टाइम है, ये हमारे खाना खाने का टाइम है, ये हमारे ऑफिस जाने का टाइम है, ये हमारे घर आने का टाइम है, या ये हमारे घर के काम निपटाने का टाइम है, या हमें बाहर के काम निपटाने का टाइम है। तो एक तरह से ये सारी चीजें हम करते हैं, समय के हिसाब से करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं। लेकिन जब हम नहीं कर पाते हैं, किसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, किसी बुरी कंडीशन में हम फंस जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कठिन समय। ठीक है, तो कठिन समय से अर्थ है कि जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं, आपके हाथ में नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि आपको अपने जीवन में कठिन समय का एहसास कब होता है? आपको अपने जीवन में कठिन समय का एहसास कब होता है? तो मुझे तो लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों की एक लाइफ होती है ना, छोटे बच्चों की, जब आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि स्कूल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, खासतौर पर जब आप 1st to 8th होते हैं या 1st to 10th होते हैं, जिस टाइम पे आपके पास बाकी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, बाकी चीजें आपने जीवन में नहीं एक तरह से उनको महत्व देना होता है, तो एक तरह से आपका मुख्य जो मेन जो काम होता है इस टाइम पे, वो होता है आपकी पढ़ाई, आपका अनुशासन, आपका सदाचार, आपकी नैतिक शिक्षा, कि आप क्या सीख रहे हैं, नैतिक मूल्य किस तरह से सीख रहे हैं, सदाचार किस तरह से सीख रहे हैं, अनुशासन किस तरह से सीख रहे हैं। तो यही सारी चीजें इस टाइम पे मायने रखती है, क्योंकि अभी जो चीजें आप सीखेंगे, अभी जो चीजें आप करेंगे, आगे लाइफ में आप वही चीजें एक तरह से फॉलो करेंगे। उन्हीं के आधार पर आपका जो चरित्र होगा, आपका व्यक्तित्व होगा, फिर वो उसी तरह का डेवलप होगा आगे जाकर। ठीक है ना, कहते हैं ना बच्चे में जिस तरह के गुण जो है आप बचपन में डालोगे, जिस तरह की का अनुशासन, जिस तरह की आदतें उसे लगाओगे, तो बड़े होकर फिर वो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसा ही व्यक्तित्व उसका होगा। तो देखिए, ये टाइम बच्चों की पढ़ाई का है, सदाचार का है, नैतिक मूल्यों के विकास का है। आपको ज्यादातर टाइम जो है इसी में देना है। आपने पढ़ाई करनी है, आपने खेल कूद करना है, ठीक है, और आपने अच्छी नैतिक शिक्षा सीखनी है, नैतिक मूल्यों का विकास अपने अंदर करना है, सदाचार सीखना है, परोपकार का भाव सीखना है। ठीक है, तो ऐसे में हमने कहा कि बच्चों के लिए कठिन समय क्या होता है। तो देखिए, कुछ परिस्थितियां तो जो है वो हमारे वश में नहीं होती है, हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे अधीन नहीं होती है। तो वो अगर हम एक तरफ रखें, तो बच्चों को मुझे लगता है कि कठिन समय का जो एहसास होता है वो उनके एग्जाम के टाइम पे होता है, जब उनको खूब पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब उन्हें डर लग रहा होता है कि किस तरह के हमारे मार्क्स आएंगे, या एक तरह से कई बार बहुत सारे मेहनत करने पर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बच्चों के लिए तो कठिन समय यही है। लेकिन बड़े जो हैं उनको जीवन में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का एक तरह से निभाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उन्हें पूरी करनी होती हैं। बहुत सारे एक तरह से उनके वर्क प्लेस की जिम्मेदारी अलग होती है, घर की जिम्मेदारी अलग होती है, अपने फैमिली, अपने परिवार की जिम्मेदारी अलग होती है, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियां, अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां। ठीक है, तो एक तरह से चारों तरफ से उसको बैलेंस बना के चलना होता है, अपनी नौकरी में भी, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपने आस पड़ोस में भी, अपने समाज में भी, उसको हर तरह से सजग रहना होता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में कि किस टाइम पे कहाँ पर उसके परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाएं, ये वो नहीं जान पाता। तो इसीलिए बड़ों के लिए तो जो है कठिनाई का या कठिन समय कहीं पर भी हो सकता है, उसकी पढ़ाई में हो सकता है, उसकी जॉब में हो सकता है, उसकी फैमिली में हो सकता है, समाज से रिलेटेड हो सकता है, रिश्तेदारों से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको क्लियर किया। और इसमें आगे जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ा था पाठ का विस्तार, यानी कि पाठ को हमने पढ़ना शुरू किया था। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में। तो जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वही जो है लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा होगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में एक बार रिवाइज करते हैं, और साथ ही उस पाठ से जुड़े हुए बाकी चीजें भी हम कंटिन्यू करते हैं, ताकि बच्चों को पिछले सेशन में क्या पढ़ा है और इस सेशन में क्या पढ़ रहे हैं वो रिलेट वो कर पाते हैं, समझ पाते हैं टॉपिक को। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं पंक्तियों को।
यह नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वो है उड़ने की तैयारी में। अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक। तो क्या मीनिंग बताया था मैंने इसका? बहुत ही सुंदर अर्थ मैंने आपको इसका बताया था कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी कि अभी आप परेशान मत हो, अभी आप निराश मत हो। भले ही हमारे देश की जनसंख्या, हमारे विश्व की जनसंख्या अंधाधुंध बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है, और उसके लिए हमने जो है बहुत सारे जंगल के जंगल कटवा दिए हैं, वहां पर हमने इंडस्ट्रियल एरिया बनवा दिया है, रहने के लिए अपार्टमेंट्स बनवा दिए हैं, प्लॉट कट करवा दिए हैं। तो एक तरह से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, और जिस कारण हम अपने निवास स्थान के लिए हम जो है पशु पक्षियों के आश्रय स्थल को एक तरह से नष्ट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो जिस कारण बहुत सारे पशु पक्षी जानवर जो है दुर्लभ या विलुप्त अवस्था में चले जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि ये हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आज भी जब आपको कोई चिड़िया अगर दिखाई देती है, किसी की चोंच में जब तिनका दबा हुआ आपको दिखाई देता है, तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि इतना भी कठिन समय नहीं आया है। यानी कि हमने भले ही उनके आश्रय जो है नष्ट कर दिए हो, हमने भले ही उनके रहने का स्थान छीन लिया हो, लेकिन अभी भी वो समाप्त नहीं हुए, क्योंकि ये सब प्रकृति की देन है, ये सब संसार की देन है, ये सब भगवान की देन है कि भगवान ने हमारे लिए धरती इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर बनाई है, जिसमें पानी है, मिट्टी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, और पशु पक्षी है, और एक तरह से अपघटक है, जितनी भी हम गंदगी भी फैलाते हैं उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। तो अगर हम अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अगर हम इन सब चीजों के साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे, इन्हें समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तो पृथ्वी भी हमसे बदला लेगी। तो इससे काफी ज्यादा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, कि कभी कभी गर्मी बहुत बढ़ जाती है। देखिए, आप कुछ भी बैलेंस नहीं होता, गर्मी बहुत बढ़ रही है अलग अलग क्षेत्रों पे में, और साथ ही क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो लोगों का जितना ज्यादा जमघट होगा, ज्यादा जितनी एक तरह से गैदरिंग होगी धरती पर, उतना ही क्या होगा, हर तरह का पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सारे प्रदूषण बढ़ेंगे, और हमारी पृथ्वी का बैलेंस क्या होगा, डगमगा जाएगा। लेकिन इन सब को देखकर भी हमें अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी दिख रहा है कि इतना भी बुरे दिन नहीं आए हैं। अभी भी चिड़िया जो है अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ रही है, यानी कि एक आशा लेकर वो उड़ रही है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियों को थामने को बैठा है एक हाथ। तो जैसे मैंने बताया कि आज की व्यस्तता भरी जिंदगी में और आज के इतने ऐसे माहौल में मनुष्य के पास वक्त नहीं है कि वो प्रकृति में जाकर अपना समय व्यतीत करे, लेकिन फिर भी सुकून ढूंढने के लिए मनुष्य वहीं जाता है, और वो उस पत्ती को थामने के लिए आज भी बैठा हुआ है। तो देखिए, इसकी व्याख्या मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आपके लिए कर दी थी, बिल्कुल वही चीजें क्लियर की हैं जो मैंने बताई है यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगले काव्यांश को हमने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर सा हमारा अगला काव्यांश था कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है अपने गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी यानी कि कोई है जो इंतजार कर रहा है हमारा, जो कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो ये देखिए, जो पहले के समय में लोगों का, आपने पहले के, जैसे मैंने बताया ना कि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, परिवार में चाचा चाची और दादा दादी और बुआ सब लोग मिल के रहा करते थे। और जब फैमिली जब इकट्ठी होती थी, यानी कि जब बुआ आती थी, परिवार जो है कम से कम 20-30 लोगों का परिवार हो जाता था, बहुत बड़ा परिवार हो जाता था। लेकिन आज के समय में किसी के पास भी किसी के लिए एक तरह से समय नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने अपने काम के लिए अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग जगहों में रहते हैं, और जिस कारण वो एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी ये रेलवे स्टेशनों की भीड़, ये बसों में बैठी हुई खचाखच जो सवारियां हैं, ये बताती है कि अभी भी कोई इंतजार कर रहा है किसी का,
यानी कि आज भी लोगों के अंदर भले ही भाईचारा, भले ही प्रेम थोड़ा सा कम हो गया हो, विश्वास, ईमानदारी थोड़ा सा कम हो गई हो, लेकिन अभी भी जो इंसानियत है वो समाप्त नहीं हुई है। एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे फेस्टिवल्स को, त्योहारों को साथ में सेलिब्रेट करना, ये सारी चीजें जो है आज भी हमारे देश में होती है। और कहते हैं, अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो जो शाम का समय है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में तो पति और पत्नी दोनों ही वर्किंग हैं और घर पर और बाकी लोग भी सदस्य नहीं रहते। लेकिन आप देखेंगे कि जहां आज भी जो माता या पत्नी जो है साथ में जब रहते हैं, तो उससे आज भी जो है एक तरह से शाम का जो समय होता है, घर से जो है आवाज एक तरह से बोला जाता है कि रात होने वाली है, आप कहाँ पहुंचे हो, क्यों अभी तक नहीं आए, सूरज डूबने वाला है। तो ये बातें अभी भी होती हैं और ये यही बताती है कि आज भी मनुष्य जो है मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्यता बची हुई है, इंसानियत बची हुई है और ईमानदारी और विश्वास जो है वो एक दूसरे पर कायम है। तो इस तरह से दूसरा काव्यांश हमने पढ़ा था और इसका भी मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या जो है आगे कर दी थी यहाँ पर, यानी कि वही चीजें क्लियर की है जो यहाँ पर बताई गई है। तो सारी चीजें वही है। उसके बाद हम बढ़े थे अपने तीसरे काव्यांश की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर था। तो हमारा तीसरा काव्यांश था कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही सदियों से, जो पूरी बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो देखिए, पहले मैंने बताया ना कि जो जॉइंट फैमिली होती थी, जो संयुक्त परिवार होता था, और खास तौर पर पहले ये इंटरनेट का जमाना नहीं था और मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। सब लोग जब घर में होते थे तो सब एक साथ बैठते थे और एक साथ बातें करते थे, खाना खाते थे और अपनी जो सुख और दुख हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और खास तौर पर बच्चों की जो बात यहाँ पर आती है कि बच्चे जो है क्या करते हैं, अपनी नानी अपनी दादी से बहुत प्रेम करते हैं और इसी तरह उनकी नानी और दादियां उनको दंत कथाएं जो है सुनाया करती हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है उन्हें सम्मान जो है देती रहती हैं, बताती है और पुरानी चीजों को एक तरह से उन्हें बताती रहती है। तो इस तरह से कहा कि जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, यानी कि वो कहानी जो बूढ़ी नानी दादी जो है सुना रही है दुनिया के तमाम बच्चों को। तो यहाँ पर कहा है कि अभी भी आती है एक बस, देखिए ये भी इमेजिनेशन है कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी कि इंसान जो है इतना दूर पहुंच गया है, चांद पर इतना ज्यादा तरक्की इंसान ने कर ली है कि वो दूसरे दूसरे ग्रहों पर जा रहा है, चांद पर जा रहा है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक बस जो आएगी अंतरिक्ष से और साथ ही लाएगी खबर उन लोगों की, जो सब उन लोगों की, और इसीलिए ये कहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी इसीलिए इसको कहा है क्योंकि यहाँ पर हर तरफ आप देख रहे हैं कि बताया है कि जिस तरह से हम चीजों को, यानी कि क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें जीवन को जीने के लिए जरूरी होनी चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए यहाँ पर कहा है कि इसीलिए जो है ये अभी इतना ज्यादा कठिन समय भी नहीं आया है, इतना ज्यादा कठिन समय नहीं आया है कि आप परेशान हो जाओ, आप हताश हो जाओ, आप उदास हो जाओ, क्योंकि अभी भी जीवन में जो है बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारे काम जो है करने बाकी है, इसीलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसीलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे भी यहाँ पर और भी सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। देखिए भावार्थ भी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया था इसी तरह से कि दादी या नानी द्वारा कहानी सुनाया जाना यह संकेत करता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। यानी कि जो नानी और दादी जो है कहानियां सुनाती है तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा कठिन समय, क्योंकि अब भी जो है
लोगों में जीवन जीने की एक आस है, लोगों में आशा व खुशियों का होना शेष है। तो देखिए ये सारी चीजें ये बताती है कि हमारे जीवन में आशा का होना कितना ज्यादा जरूरी है। एक जीवन में एक तरह से जीवन के प्रति उद्देश्य होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कठिन शब्द हैं इस पाठ के। तो देखिए झरती, अब देखिए मैंने लास्ट सेशन में आपको चैप्टर को पढ़ा दिया था, लगभग क्लियर ही हमारा चैप्टर हो गया था और होमवर्क में भी आपको दिया था कि एक बार पढ़कर आएंगे। तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। अभी देखिए ये जो शब्दार्थ है इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं, साथ के साथ अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसके बाद हम आगे यहाँ पर बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अपने प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो देखिए शब्दार्थ जो है इसमें पहला है झरती। झरती अर्थात गिरती हुई। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल सामान्य सी भाषा है। उसके बाद थामना, थामना यानी कि सहारा देना। ठीक है, गंतव्य, अपने गंतव्य तक, गंतव्य अर्थात जो मंजिल है उसको कहते हैं गंतव्य, जहां पर जाता है इंसान। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का क्या अर्थ होता है? प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। ठीक है, सदियां, सदियों का अर्थ होता है कई सालों का समय। कई सालों के समय को क्या कहते हैं? सदियां कहते हैं। तमाम, तमाम अर्थात बहुत से। अंतरिक्ष अर्थात आकाश। अंतरिक्ष का क्या मीनिंग होता है? अंतरिक्ष का मीनिंग होता है आकाश। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ पढ़े और देखिए 2 सेशन से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि इस पाठ में कोई डाउट होना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और देखिए इतने शब्दार्थ मैंने नोट करवा दिए हैं और इसके अलावा आपको जो भी शब्दार्थ ऐसा लगता है कि ये समझ नहीं आया है तो उसको आप अपनी कॉपी में लिख कर लाएं और नेक्स्ट सेशन में हमसे जरूर क्लियर करें। यानी कि ये सारी चीजें आप जो है पहले से ही इकट्ठा कर लेंगे और ये सारी चीजें जब आप घर पर जाकर चैप्टर को पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे जब आप घर पर जाकर चैप्टर को, तब आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो है चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है तथा क्यों? चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है और क्यों? तो देखिए चिड़िया जो है चोंच में तिनका दबाए अपने घर की तरफ, यानी कि जहां पर उसका घोंसला है, अपने घोंसले की तरफ उड़ने को तैयार है। और क्यों? क्योंकि एक समय जो है आ चुका है, शाम का समय है और अब जो है सभी चिड़िया, आपने देखा होगा शाम के समय में जो पूरा आकाश जो है वो भरा रहता है चिड़ियों से, सभी चिड़िया अपने गंतव्य की ओर जा रही होती है। तो इस तरह से जो चिड़ियों की चोंच में तिनका दबाए रहता है, कहाँ उड़ने की तैयारी है और क्यों? तो अपने घर की तरफ उड़ने की तैयारी है। और क्योंकि उसका घर पर जो उसकी फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं वो उसका घर पर इंतजार कर रहे हैं। वो दिन भर जो छोटे बच्चे हैं वो वहीं पर खेल रहे हैं। तो इसीलिए चिड़िया जो है अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अगला प्रश्न है, किसी के घर न लौटने पर कौन चिंतित हो जाता है और क्यों? देखिए यहाँ पर जो चिंता करने की बात बताई है, वो चिंता करने की बात बताई है पत्नी की, माँ की और बहन की। जब परिवार का कोई सदस्य जो है घर से बाहर होता है, घर से बाहर काम पर गया होता है या अन्य किसी कारण से घर के बाहर गया होता है, तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई समय पर घर नहीं पहुंचता, जब कोई टाइम पर घर नहीं पहुंचता, तो फिर किस तरह की कंडीशन हो जाती है, किस तरह की उत्सुकता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें यहाँ पर बताया है कि किसी के घर ना लौटने पर चिंतित हो जाते हैं और क्यों? किसी के घर न लौटने पर चिंतित हो जाते हैं और क्यों? तो इसीलिए यही रीजन है कि हम यहाँ पर चिंता प्रकट करते हैं अपनों की, अपने परिवारजनों की, खास तौर पर जब वो हमें बताकर भी गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता ना हो, हम भूल जाएं या हम खो जाएं स्वयं।
तो इस तरह का आपने काम नहीं करना है कि खुद से चले जाए, आपने जाना है तो किसी परिवार के मेंबर के साथ। तो यहाँ पर कहा है कि क्या कहा है, चिड़िया घर किसी के घर न लौटने पर कौन चिंतित हो जाता है और क्यों। तो घर के जो लोग होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके घर टाइम पे न लौटने पर चिंतित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इस कविता की कवयित्री कौन है ये आपने बताना है, और स्टेशन पर भीड़ क्यों है और इससे क्या प्रतीत होता है ये भी आपने बताना है। तो अब चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, अब पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा चैप्टर, ये है हमारा पार्ट जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने पार्ट को तो अच्छे से पढ़ लिया है, अब इसके प्रश्नों उत्तर हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, यह कठिन समय नहीं। पहला प्रश्न है कि यह कठिन, अब देखिए मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आपको बार बार इस पार्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कहने की कोशिश यहाँ पर की गई है, आखिर क्यों कहा गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो देखिए ये इसीलिए कहा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पर आगे भी पूछा गया है कि यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए यही बता रही हूँ कि क्यों कहा गया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो देखिए इसको बताने के लिए बहुत सारे तर्क दिए हैं, तो आपने उन तर्कों को केवल यहाँ पर लिखना है। तो ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब आप कविता को घर पर एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़े और आपको समझ में आए कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बात बताने के लिए सभी ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला तर्क है कि अभी भी चिड़ियों की चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, कि अभी भी जो चिड़िया है वो चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। यानी कि वो अपने लिए एक घोंसला बनाना चाहती है, इसीलिए वो क्या कर रही है, अपनी चोंच में एक तिनका दबाकर ले जा रही है। अगला है, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। एक हाथ जो है वो क्या कर रहा है, झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। दूसरा प्रश्न है, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। जो रेलगाड़ी होती है वो अपने गंतव्य स्थान तक जाती है कि नहीं जाती, यानी कि जहां उसने पहुंचना है पहुंच जाती है। अगला है, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। तो नानी कहानियां सुनाती है क्योंकि नानी के घर पर अक्सर बच्चे बहुत कम दिन के लिए जाते हैं और उस टाइम पे फिर उनकी जो कहानियां हैं, वो बातें हैं, वो काफी छूट जाती हैं। तो नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। आगे कहा है कि अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो रहा है। तो अभी भी कोई ऐसा है कि जो एक तरह से अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जितने भी लोग जो है बचे हुए हैं उनकी खबर लाता है। और अभी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो रहा है। यानी कि इंसान का इंसान पर भरोसा है, भाईचारा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, और इसीलिए सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी क्यों कर रही है। तो जो चिड़िया है वो अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी क्यों कर रही है। तो देखिए वह तिनकों का क्या करती होगी। तो ये आपने बताना है कि अगर उसे घोंसला बनाना है, अगर उसको घर में रहना है, तो वो आपके घर में वो कहती कि वो मैं अपने घर में रह सकती हूँ, लेकिन मेरा जो घर है वो क्या है, वो मेरा घोंसला ही मेरा घर है। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में एक तरह से तिनका दबाए हुए घूमती है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है, क्योंकि अब सूर्यास्त का समय हो गया है। और यही देखिए रीजन यहाँ पर क्लियर किया गया है कि सूर्यास्त का समय हो रहा है, उसके डूबने से पहले ही
चिड़िया अपने घोंसले बनाना चाहती है, यानी कि सूर्य अस्त होने वाला है, रात होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले ही चिड़िया अपना घर बना लेना चाहती है, अपना घोंसला बना लेना चाहती है। और देखिए वह तिनकों से अपने लिए तैयार घोंसले, जो तिनकों से उसने अपने लिए घोंसला तैयार किया होगा, वो उसी में रह जाती है और अपने बच्चों के साथ रहती है। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए घोंसला जो है मिट्टी का, वो उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 की जो हमारी कविता है, इसमें आपने क्या देखना है कि कविता में कई बार अभी भी शब्द का प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर कंफर्म करने के लिए कहा है, जहां पर क्लियर करने के लिए कहा है, तो वहां पर अभी भी शब्द का प्रयोग होगा। तो जैसे कविता में कई बार अभी भी शब्द का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं, तो अभी भी शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार जो निरंतर शब्द चलने वाले हैं वो किसी कार्य का बोझ तो नहीं कर रहे हैं या उसका किसी का अर्थ तो नहीं निकल रहा है, वो आप देखिए। ठीक है, तो पहला है मुझे अभी भी सरदर्द है, मुझे अभी भी सरदर्द है। दूसरा है मैं अभी गांव में बच्चे कई मील, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, हमें भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। और इन वाक्यों में अंतरता का भाव निकल रहा है, यानी कि जो अलग अलग तरह के जो यहाँ पर चीजें हैं व्याकरण की, उनका प्रयोग करके देखिए यहाँ पर बताया है कि किस तरह से अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चल चुके होते हैं और स्कूल जाते हैं, हम अभी भी अंग्रेजों से सीख रहे हैं। और ये तीनों जो वाक्य हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आप इसको स्वयं से अपनी कॉपी में इसी तरह नोट करने का प्रयास करें, इसी तरह से लिखें। आगे देखेंगे नहीं और अभी भी, नहीं और अभी भी जो शब्द है कि एक को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखे और देखिए कि कहीं अभी भी और नहीं के पीछे कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो देखिए अब इन दोनों को आपने यहाँ पर जोड़कर लिखना है, दोनों चीजें आपने साथ में लिखनी है। पहला है नहीं, अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। 2 चीजें हमने जोड़नी थी, कौन कौन सी? हमने जोड़ना था नहीं और अभी नहीं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अगर आपका दोस्त आपको बुलाने के लिए आता है कि चल खेलने चल, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी नहीं, मेरी भी परीक्षा की तैयारी कम है, कि रुक जा, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है जो कि थोड़ा सा कम है अभी। अगला है नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नहीं यानी कि पहले तो निषेधार्थक है, उसके बाद अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक जो घर है, इमारत है, वो नहीं बनी है। अगला है नंबर 3, नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नहीं, अभी भी मेहमान के आने पर देर है। तो यहाँ पर जितने भी अभी भी निस्तार चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है, और कहीं नहीं और नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए कि जो नहीं शब्द था उसे कार्य के न होने का भी प्रकट यहाँ पर हो रहा है, बोध कराया जा रहा है। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 4 देखिए हमने कर लिया है, काफी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी घर से स्कूल जाते हैं, यानी कि जब भी आप घर से स्कूल जाते हैं सुबह के समय में, तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, यानी कि स्कूल में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है कि मेरा दोस्त आएगा, मेरा मित्र आएगा और फिर मैं उसके साथ खेलूंगा। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटकर चलने की सूचना देता है, यानी कि जो रास्ता है सूरज के डूबने का, वहां पर जब जो लेखक जो है घूम रहे थे,
तो उस टाइम पे वो सूचना देते हैं कि घरों में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, और वो करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोच रहे हैं कि कौन होगा जो प्रतीक्षा कर रहा होगा। अपने विचार से लिखिए। तो देखिए चौथा प्रश्न तो केवल, पांचवा प्रश्न तो केवल आपके लिए है। तो इसमें देखिए क्या है, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं, यानी कि जो हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे फूड टेबल पर, हमारे खाने की टेबल पर, या हमारे काम पर हमारे आने पर। तो इस तरह का जो प्रतीक्षा वाला जो प्रेम है, या प्रतीक्षा करने का जो हमारा व्यक्तित्व है, वो हमारे प्रियजनों तक ही हो सकता है। वो कहते हैं मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से होती है। सुबह में प्यार से माथा चूम कर जगाने में माँ का प्यार जो है, सुबह का जो प्यार से जो माथा चूम कर जगाने में माँ का जो प्यार है, वो नाश्ते में बनी पसंद की चीजों में माँ का प्यार है, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार है। तो देखिए माँ का जो प्यार है वो हर चीज में है। अगर माँ आपको जोर से डांट भी देती है तो थोड़ी देर बाद माँ जो है खुद आपके लिए जो है भोजन लेकर आती है। तो सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की जो सूचना देता, वो माँ का प्यार ही है। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि घर पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है। और फिर यही यहाँ पर है कि यही जीने का सलीका भी सिखाता है, यानी कि जीने का जो तरीका है वो यही सिखाता है। और यही सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो चैप्टर है, वो हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा। और साथ ही हमने इस पाठ से जुड़े हुए जो है प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको होमवर्क भी दे दिया है। तो अब आपका इस पाठ से एक बार घर पर इसको सस्वर इसका वाचन करें, यानी कि आप स्वर के साथ इसको पढ़ें, याद करें, और इस बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि काफी सारी अच्छी चीजें इस पाठ में दी गई हैं। तो इस बारे में डिस्कस करें और इस पर नाटकीयता भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पाठ हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, और पाठ से हमने बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखी हैं, बहुत अच्छी बातें सीखी है। बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं, बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं, उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ।